देखिए यहाँ पे वेन डायग्राम बेसिकली चीज़ क्या है। हालांकि एक जॉन वेन नाम से पर्सन था, उसने एक कॉन्सेप्ट दिए, उन्हीं को हम लोग वेन डायग्राम बोलते हैं। लेकिन इतनी कहानी हमें ज़रूरत नहीं है याद करने की कि कौन था देने वाला फिलोसफी। हमें समझना है कि होता क्या है। बेसिकली इसमें कुछ इस तरीके के सर्कल बने हुए होते हैं, ठीक है, मतलब इक्वल साइज़ के, ठीक है। ये जो छोटा बड़ा हो गया, इक्वल साइज़ के, ये या तो दोनों को कट कर रहे होते हैं या सेपरेट सेपरेट होते हैं। तो जैसे कि बना देता हूँ कंडीशन सारी की सारी। क्वेश्चन बहुत आसान आएगा इसका। कॉपी बना लीजिए आप लोग भी इसी तरीके से। मोस्टली ये 3 कंडीशन हो सकती हैं। ये 3 कंडीशन क्या हैं? सपोज अगर मैं इसको जैसे कि पहले वाले को अगर मैं ए नाम देता हूँ और इसको बी, ठीक, कलर से फ़र्क नहीं पड़ता, बस नाम यूं ही दिए जा रहे हैं। तो इसमें हो क्या रहा है? वेन थ्योरी क्या बोलती है? वेन क्या है कि मान लीजिए कुछ नंबर्स यहाँ लिखे हुए होंगे, जो ए वाला सर्कल है ना उसमें कुछ नंबर लिखे होंगे, जैसे कि मान लीजिए 1, 3, 5, और ऐसे ही बी में कुछ नंबर लिखे होंगे, मान लीजिए 2, 4, 6। जब दोनों ही तरह की चीज़ों में अदर जो होते हैं ना उन्हें एलिमेंट बोलते हैं या तत्व बोल सकते हो, कुछ भी कॉमन ना हो, जो नंबर्स लिखे हुए कुछ भी कॉमन ना हो, तो वो क्या होते हैं? दूर दूर होते हैं। वो दोनों ही सर्कल क्या होंगे? अलग अलग होंगे, काटेंगे नहीं। तो पहला ये है कि ए और बी में कुछ भी चीज़ें समान नहीं हैं। ये सेट हो गया। सेट ए किसका सेट हो गया? ए सेट हो गया 1, 3 और 5। सेट समझ में ना आए तो ये समझ लो कि ए जो समूह है वो है 1, 3 और 5 का। बी जो समूह है वो है 2, 4 और 6 का। और इन दोनों ही समूहों में कोई भी नंबर या फिर कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है, इसीलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं? ए और बी क्या हैं? अलग अलग हैं, दूर दूर हैं, ठीक है। दूसरा देखो, जहाँ पे ए और बी थोड़ा बहुत कट कर रहे होते हैं, इसमें क्या होगा? इसमें चीज़ कुछ इस तरीके से होती है। मान लीजिए 1, 2, 3, 5, ठीक है, फिर 2, 4, 6, 8। अब इसमें आप देखोगे तो 2 कॉमन हो रहा है, दोनों में आ रहा है। तो जो चीज़ कॉमन होगी जो चीज़ कॉमन होगी उसे हम लोग यहाँ लिखेंगे 2। अब इसका मतलब क्या निकला कि ये 2 दोनों ही सर्कल में आ रहा है, ठीक है, लाल वाले में भी आ रहा है और नीले वाले में भी आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि कुछ चीज़ें, जैसे कि मान लो अगर मैं ए में लिखता हूँ कि कौन कौन से तत्व हैं इसके अंदर, तो 1 है, 2, 3 और 5। बी में क्या है? 2, 4, 6 और 8। तो इसे हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि सम ए आर बी। कुछ ए क्या है? बी है। अब मतलब कुछ ए मतलब कुछ चीज़ें कॉमन है दोनों में, तो क्या कॉमन हो गया? 2 कॉमन हो गया। पहले वाले को हम लोग क्या बोलते हैं? नो ए आर्स बी। ए और बी में कुछ भी कॉमन नहीं है। ये 2 जगह आएगा हमारे। एक तो सिंपल एनालॉजी के अंदर हमें बताने के लिए आता है कि भाई कुछ समानताएं हैं नहीं है, और दूसरा हमारा आता है सेट थ्योरी के अंदर, ठीक है, वेन डायग्राम। तो थोड़ा सा ध्यान देंगे हम लोग। ये चीज़ हो गई। अगला क्या बोलना चाह रहा है कि जो ए का गोला है वो बनाया हुआ है बी के अंदर। इसका मतलब ये समझ लो आप कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरीके से कुछ नंबर है। तो अब यहाँ पे बी के अंदर कितने नंबर हैं? बी के अंदर हो गया 1, 2, 3, 4, 5 और 6। ये सब कुछ बी में आ रहा है। बट ए में क्या आ रहा है? ए में सिर्फ आ रहा है 5 और 6। यहाँ पे एक बहुत बड़ा सेट है जिसमें बहुत सारे नंबर है, बहुत बड़ा समूह है जिसे बी बोल रहे हैं, और ए थोड़ा छोटा समूह है, लेकिन ये पूरा का पूरा ए किसके अंदर आ रहा है? बी के अंदर आ रहा है।
तो इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं ऑल एस आर बी, यानी सारे के सारे ए क्या है, बी के अंदर है। बस ये तीन तरह की चीज़ें बनती है। अब इसमें थोड़ा घुमा फिरा सकता है वो, मान लो अभी ए नाम दिए फिर बी नाम दे देगा, अंदर वाले को बाहर वाले को ये दे देगा, कुल मिला के बनते ये तीन ही सेट हैं, है ना। एक और जो संभावना बनती है वो संभावना किस तरीके की होती है कि मान लो दोनों ही गोले क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहे हैं, दोनों गोले क्या कर रहे हैं, ओवरलैप कर रहे हैं। ओवरलैप यानी मतलब ए का गोला बना है वो भी गोल ऐसे ही है और बी भी इसी के ऊपर बना दिया गया। मान लो कि ए और बी दोनों ही क्या करते हैं, एक दूसरे के बराबर हैं, कोई भी छोटा बड़ा नहीं है, ठीक है। तो इसे हम लोग क्या करते हैं, ए बराबर बी हो गया, दो गोले बना रखे हैं यहाँ पे, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, जो चीज़ें ए के अंदर हैं वही चीज़ें बी के अंदर हैं, तो इसे बोलते हैं ऑल ए आर बी, और दूसरा क्या बोल सकते हैं, ऑल बी आर ए, मतलब ए बी के बराबर बी ए के बराबर, इसका मतलब हुआ दोनों एक दूसरे के बराबर है। तो ये चार कंडीशनें बनती हैं। कहाँ काम आएगा, एक तो सेट में आएगा काम में, ठीक है। क्वेश्चन किस तरीके से पूछ सकता है वो देख लेते हैं। तो दो तरीके से यहाँ पे क्वेश्चन बन रहे होंगे हमारे रीजनिंग के अंदर, एक एक करके देखते हैं एक आधा एग्जाम्पल कि होगा क्या। पहला देखते हैं टाइप 1, वो सिंपल क्वेश्चन वाले, जो बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन होते हैं, वो कैसे होंगे। जैसे आपने कुछ पढ़ा होगा, ऐसे दे देगा कि एप्पल, मैंगो, फ्रूट्स, इसके लिए सूटेबल वेन डायग्राम बताइए। ऐसे पढ़ा है कभी? यस सर। पढ़ा है ना। तो बताएं क्या बनेगा, लास्ट वाला। लास्ट वाला, ओके। तो यहां पे देखिए ये संभावनाएं होती हैं और ये सबसे सिंपल टाइप के क्वेश्चन होते हैं जो हमें इसमें करने हैं, आपको स्क्रीन पर दिख ही रहे होंगे। तो क्या बोलना चाह रहे हैं कि देखो एप्पल के लिए एक गोला बनाना है, एक गोला मैंगो के लिए बनाना है। क्या एप्पल और मैंगो में कोई चीज़ कॉमन होती है, मतलब क्या एप्पल मैंगो जैसा दिखता है, फिर मैंगो एप्पल जैसा होता है, नहीं होता। तीसरा है फ्रूट का एक गोला बनाना है, लेकिन देखो ध्यान दो कि एप्पल और मैंगो दोनों हैं तो फ्रूट, तो तीसरा गोले के अंदर क्या आ जाएंगे, एप्पल भी आएगा मैंगो भी आएगा। तो इस तरीके से हमें वेन डायग्राम बनाना होता है। तो इस केस में आंसर हमारा क्या आ जाएगा, लास्ट वाला, ये फोर्थ। तो आपको बस थोड़ा समझना होगा कि किस तरीके से उन तीनों में रिलेशन हम लोग रिप्रेजेंट कर पाएंगे, ठीक है। हमें क्या करना है, रिलेशन बताना है कि क्या होगा, ठीक है। अब देखो अगला एक और देखिए, मान लीजिए दिया हुआ है आपको वुमेन, मदर, इंजीनियर्स। क्या हो सकता है इसके लिए संभावनाएं, मान लीजिए कि दो सर्कल यूं दिए हुए हैं, तीसरा यूं दिया हुआ है, या फिर ऐसे कुछ। तो एक बार देखो कौन सा वेन डायग्राम प्रॉपर सुटेबल होगा इस चीज़ के लिए जो हमें दिया हुआ है, रिलेशन वुमेन, मदर्स, इंजीनियर्स, ठीक है ना। चलो देखिए आप, देखो यहाँ पे देखो मदर के लिए पहले सर्कल बनाया, हमें इतना पक्का मालूम है कि भाई मदर जो होगी वो वुमेन ही होगी, तो सारी सारी मदर किस में होंगी, वुमेन, यानी मदर वाला सर्कल अंदर वाला, वुमेन वाला सर्कल बाहर वाला। तो मदर जो है वो वुमेन होगी ही होगी, पक्की बात है। अब देखो इंजीनियर, इंजीनियर कौन हो सकता है, कोई भी हो सकता है, मदर भी इंजीनियर हो सकती है, वुमेन भी इंजीनियर हो सकती है, ठीक है। तो ये इंजीनियर हो गया, क्योंकि देखो लड़की कोई भी फीमेल है वो इंजीनियर हो सकती है, मदर भी इंजीनियर हो सकती है, और इंजीनियर कुछ और लोग भी हो सकते हैं,
तो इसलिए ये वाला डायग्राम बनेगा जो हमारा ये वाला आंसर है। क्या ये बात समझ में आई? हाँ जी बताएं। हाँ सर समझ में आया। सर एक बार फिर से बताइए। फिर से बता दें, देखिए दिया हुआ है वुमेन, मदर और इंजीनियर्स। इस चीज़ में आपको रिलेशन बताना है कि कौन सा वेन डायग्राम बनेगा। तो पहले हमने बना दिया मदर वाला सर्कल, ये अंदर जो बनाया हुआ है मदर वाला सर्कल है, क्योंकि इतना कंफर्म है कि मदर होने के लिए ज़रूरी है क्योंकि वो फीमेल होनी चाहिए, वुमेन होनी चाहिए। तो सारी की सारी मदर जो होंगी वो वुमेन होंगी, और इनके अलावा वुमेन और भी हो सकती है ना, सिस्टर हो सकती है, ठीक है, गर्ल हो सकती है, बेबी गर्ल हो सकता है, तो मतलब वुमेन तो और भी हो सकते हैं, बट मदर भी वुमेन होंगी सारी की सारी। तो मदर का सर्कल छोटा और वुमेन का सर्कल बड़ा, और उसके अंदर पूरी की पूरी मदर आ जाएंगी। फिर इंजीनियर्स, अगला क्या है सर्कल? इंजीनियर्स। इंजीनियर्स मतलब कि कुछ वुमेन इंजीनियर हो सकती हैं, कुछ मदर इंजीनियर हो सकती है, और इसके अलावा इंजीनियर और भी हो सकते हैं, यानी मेल भी हो सकते हैं ना, मैन भी इंजीनियर हो सकते हैं। तो इंजीनियर वाला सर्कल कैसे बनेगा? ऐसे कट करते हुए बनेगा, इसीलिए फोर्थ जो ऑप्शन होगा वो ट्रू है इसमें। अब अगला देखिए, एक रिलेशन दिया हुआ है, मतलब एक टर्म दिया हुआ है, मान लीजिए दिया हुआ है जयपुर, म्यूट कर लीजिएगा ना, जयपुर, फिर बोल रहा है इंडिया, और फिर बोला हुआ है वर्ल्ड। ठीक है, अब इसमें क्या चीज़ होगी वो देखिए आप, कि यहाँ पे जो तीन टर्म्स दी हुई है ना, जयपुर, इंडिया और वर्ल्ड, इसमें कौन सा आंसर सही होगा वो समझें। कि हमें तीनों में से रिलेशन निकालना है, तीनों में क्या रिलेशन आएगा। तो देखो यहाँ पे जयपुर के लिए सर्कल बना दिया, ये जयपुर के लिए सर्कल हो गया अंदर वाला। हम जानते हैं जयपुर कहाँ होगा? इंडिया में होगा, तो इंडिया। और इंडिया कहाँ होगा? वर्ल्ड में होगा, है ना। तो वर्ल्ड वाला सर्कल बाहर, मतलब पूरा बड़ा सर्कल बनेगा जो इन तीनों को कवर कर रहा होगा कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये हो गया वर्ल्ड। ठीक है, तो इसमें जो आंसर बनेगा वो ऐसे बनेगा। तो बस आपको एक कॉमन लॉजिक लगाते हुए ऐसे वेन डायग्राम बनाने होते हैं। आपके पास चार ऑप्शन होंगे, बस आपको देखना है कौन किस में कवर कर रहा है या फिर उसमें कुछ कट हो रही हैं चीज़ें, इस तरीके से आपको बनाने होंगे। तो यहाँ पे कोई डाउट है वेन डायग्राम बनाने में? वैसे तो बहुत आसान होते हैं। नो सर। चलो एक क्वेश्चन और देता हूँ, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। एक है पिजन, कबूतर होता है पिजन है, ठीक है ना, बर्ड एंड डॉग। इसके लिए वेन डायग्राम बनाएंगे तो कैसा बनेगा? ये यहाँ पे हमने ऑप्शन दिए हुए हैं, देखिए अब। तो पिजन यानी हम जानते हैं कबूतर होता है, तो हमने एक सर्कल बनाया पिजन के लिए, ये पिजन के लिए हो गया। इसके बाद बोल रहा है बर्ड्स, तो हाँ सही बात है, पिजन किस में आता है? वर्ड्स में आता है, मतलब सारे सारे पिजन क्या होंगे? वर्ड होंगे, ठीक है, बर्ड्स होंगे। अब बताओ क्या बर्ड्स और डॉग एक कुछ समानता होती है? नहीं, डॉग तो भाई अलग है, डॉग अलग टाइप का एनिमल है, तो डॉग के लिए हम लोग अलग बनाएंगे। तो इस तरीके का डायग्राम जो आएगा वो हमारा किसका बनेगा? इन तीनों चीज़ों के लिए बनेगा। तो हमारा आंसर कौन सा हो गया? सेकंड ऑप्शन, जिसमें बर्ड्स, पिजन्स, पिजन्स अंदर आएगा, बर्ड बाहर आएगा, एंड डॉग कहाँ होगा? अलग होगा। ठीक है, समझ में आया? यस सर। यस सर। हाँ, अब यही चीज़ आपके उस बुक में दी हुई होगी, क्वेश्चन करना कुछ भी नहीं है, जितने ज़्यादा क्वेश्चन करोगे उतना आप सीखोगे। और डाउट है ना, अभी आप बस मार्क करके रखो। क्या होगा ना, अभी बहुत से लोगों ने तो किया ही नहीं है, कुछ लोगों ने किया है, तो जिनके भी वो भी डाउट आ रहे हैं ना, आप मार्क करके रखो। हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे जिस दिन हम लोग इनका रिवीजन कराएंगे ना, कि हाँ भाई टॉपिक सारे हो गए हैं, अब रिवीजन करते हैं, तब वो आपको सारे डाउट ले लिए जाएंगे।
क्योंकि अभी करेंगे ना तो कुछ लोगों के डाउट अभी थोड़े टाइम के बाद अपने आप ही सॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि वो चीज़ें सीखेंगे तो अपने आप ही आंसर आ जाएगा उनका। तो डाउट जो भी आ रहे हैं उनको आप मार्क करके रखिए, जब हम लोग डाउट क्लासेस लेंगे तो आपको समझ में आ जाएंगी चीज़ें। तो ये हमारा था एक छोटा सा टॉपिक वेन डायग्राम, और मोस्टली इसी तरह के क्वेश्चन होते हैं, इससे ज़्यादा डिफिकल्ट होंगे नहीं। अगर आपको उसका मीनिंग समझ में आ जाएगा ना, हाँ जी, हाँ तो ये वाले पूछ रहे हो। वो स्लॉग्स होते हैं, वही वो बाद में करेंगे। अगला देखिए डिक्शनरी अरेंजमेंट। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है डिक्शनरी अरेंजमेंट। कितने लोगों ने डिक्शनरी फिजिकल फॉर्म में देखी है, मतलब बुक के फॉर्म में? डिक्शनरी की एक किताब आती है ना, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी इंग्लिश के अंदर आती होगी, अगर आप में से किसी ने खरीदी होगी। तो उसमें बहुत सिंपल सी चीज़ होती है। क्या होता है आपको मालूम होगा, अल्फाबेट जो होते हैं वो होते हैं ए से लेके जेड तक होते हैं। इसमें भी यहाँ पे आपको डिक्शनरी के अंदर जो अरेंजमेंट मिलेगा वो ए से लेके जेड तक का ही मिलता है, ठीक है। अब इसमें जो क्वेश्चन होंगे वो किस तरीके से बने हुए होंगे वो पूछेगा आपसे कि भाई आपको अरेंज करना है। क्या बोलेगा, डिक्शनरी में मान लीजिए कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, उनको आप कैसे अरेंज करेंगे। अरेंज मतलब कौन पहले आएगा कौन बाद में आएगा, बस ये पूछेगा आपसे। तो हमें ध्यान क्या रखना है कि सबसे पहले आता है ए, फिर बी, फिर सी और डी। मतलब जैसे ए बी सी डी होती है ना, वैसे ही अरेंजमेंट आपको वहां पे देखने को मिलता है। तो अरेंज करना कैसे होगा, कुछ वर्ड्स दिए हुए होंगे, उन वर्ड्स में देखना है कि कहाँ पर कौन से लेटर से सिमिलर हैं और कौन से डिफरेंट हैं, और जिसमें जो वर्ड पहले आना चाहिए उसको आपको बस पहले लिख देना है, और जो बाद में आना चाहिए वो बाद में आ जाएगा। जैसे मैं सिंपल से बताता हूँ आपको। मान लीजिए कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं, जैसे लिखा हुआ है मान लो CAT, पहला, दूसरा लिखा हुआ है DOG, तीसरा लिखा हुआ है CAR, फिर लिखा हुआ है RAM, MATE, ठीक है। अब वो बोलेगा कि भाई बताइए डिक्शनरी में कौन सा वर्ड्स पहले आएगा, यानी सीक्वेंस बता दो आपकी डिक्शनरी। अगर हम पढ़ने बैठे तो ये जो लेटर्स हैं, जो ये वर्ड्स हैं, उसमें कौन पहले और कौन बाद में आएगा, ठीक है। तो इसमें कुछ नहीं करना, हमें क्या करना है, देखो ABCD के अकॉर्डिंग पहले क्या आएगा, ABC पहले आएगा, तो C में क्या है, दो ऑप्शन है हमारे पास, CAT और CAR। अब देखो कहाँ तक कॉमन है, CA कॉमन है, CA कॉमन है, तो अलग क्या गया, T और R। तो अब चेक करो T और R में पहले कौन आता है, T और R में पहले कौन आता है, R पहले आता है। तो पहले नंबर पे क्या आ जाएगा, तीसरा वाला आ जाएगा पहले नंबर पे, जैसे बोलेंगे CAR। फिर दूसरे नंबर पे क्या आ जाएगा, पहला वाला जो दिया होगा है CAT। अब जो देखो ABC गया, ABC के बाद क्या आता है, D आता है, D आता है तो डॉग वाला वर्ड आ गया पहले, ठीक है। फिर ABCD हो गया, EFG क्या आएगा, M आएगा अगला, तो फिर आ जाएगा फिफ्थ वाला MATE, और फिर क्या बच गया, RAM। मतलब जो हमारा क्रम हो गया वो क्या हो गया, 3 1 2 5 4। मैं नंबर लिख रहा हूँ उसका, क्या ना, कौन सा वर्ड किस टाइम पे आएगा। तो ये बोलते हैं अरेंजमेंट, की जो डिक्शनरी होगी ना वो इस तरीके से अरेंज हो रही होगी। डिक्शनरी क्या होगी, इस तरीके से अरेंज हो रही होगी, ठीक है। ये बात समझ में आई। अब इतना इजी तो देगा नहीं आपको कि हर बार ऐसे अलग अलग लेटर्स होगा, है ना। लेटर्स को वो पास पास के देगा, पास पास के देगा, कैसे देगा, देखिए मान लीजिए उसने पहला दे दिया आपको DEAR, दूसरा मान लो दे दिया डिफीट, या फिर, ठीक है, थर्ड डिफेक्ट, फोर्थ डिफेंस, और फिफ्थ DEAR। अब बोलेगा DEAR तो पहले लिख दिया था, ठीक है, तो कुछ और लिख देते हैं DARE, ठीक है, डेयर। तो अब इनको अरेंज करना है, कौन पहले कौन बाद में आएगा। तो बस कुछ नहीं, आप देखो कहाँ तक सिमिलर है, और फिर जो सिमिलर नहीं हो वो पहले कौन आएगा। तो पहले देखो D सब जगह DR है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर देखो
सेकंड लेटर क्या है, सेकंड लेटर में ई आ रहा है, ई आ रहा है, ई आ रहा है, ई आ रहा है, ए आ रहा है, तो ए आएगा पहले। तो पहले नंबर पे हम लोगों ने क्या लिख दिया, DARE। जो लेटर पहले आएगा उसको हम लोग पहले लिख देंगे। अब देखो 2 लेटर कंप्लीट हो गए, DE। अगला देखो, अगले में क्या आ रहा है, यहाँ पे ए आ रहा है। नेक्स्ट लेटर, थर्ड लेटर कौन सा है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे एफ है, यहाँ भी एफ है, यहाँ पे ई है और यहाँ पे आर है। तो इन सभी में ए एफ एफ ई आर में जो सॉरी थर्ड लेटर यहाँ पे भी एफ ही है ये वाला, तो कौन पहले आएगा, तो हमको मालूम है ए आर पहले आएगा, तो नंबर 1 आएगा DEAR। अब देखो 3 लेटर हो गए, चौथा देखो यहाँ पे आर आ रहा है, यहाँ पे ई आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे क्या आ रहा है ई, यहाँ भी ई आ रहा है, यहाँ भी ई आ रहा है और यहाँ पे भी ई आ रहा है। तो अब देखो ई कॉमन आ रहा है, तो जो नेक्स्ट लेटर है कौन सा आना चाहिए बताएं। क्या बात समझ में आई आप लोगों को? सर डिफेक्ट 2 नंबर। डिफेक्ट, देखो क्या हो गया, डियर हमारा आ चुका है, ठीक है, डियर हमारा आ चुका है। अब इन तीनों में हमें चेक करना है, ठीक है, क्योंकि 2 तो आ चुके हैं ना वर्ड, तो हमें इन तीनों में चेक करना है। तो इन तीनों में देखो DEF, उसके बाद भी क्या है, ई यहाँ पे भी कॉमन है, ई यहाँ पे भी कॉमन है, ई यहाँ पे भी कॉमन है। ये हमको चेक करना है, वो करना कौन सा वाला लेटर है, ये वाला। यहाँ पे आ रहा है ए, यहाँ पे आ रहा है सी और यहाँ पे आ रहा है एन। अब हमें बहुत क्लियर कट मालूम है भाई, ए पहले आएगा, फिर सी आएगा, फिर एन आएगा। तो हम लोग अब क्या लिखेंगे दूसरे नंबर पे, DEFEAT, फिर आएगा हमारा ये फोर्थ लेटर, सॉरी ये थर्ड वाला, क्योंकि सी आएगा पहले, तो थर्ड वाला DEFECT, फिर आएगा फोर्थ वाला DEFENCE। यानी हमारा सीक्वेंस क्या हो गया, 5 1 2 3 4। बस ये करना है हम लोगों को, कर पाओगे? हाँ जी बताएं। जी सर। जी बहुत आसान सी चीज़ है ये, आसान तो बहुत है लेकिन जल्दबाजी में गलती हो जाती है। गलती कैसे होती है वो बता देता हूँ मैं आपको। जैसे कि ये समझ में आ गया होगा आपको। अब मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, यहाँ पे आपको सॉल्व करना है। दिया हुआ है मान लीजिए TORTOISE 1 नंबर पे, फिर दिया हुआ है दूसरे नंबर पे TORRID, फिर थर्ड दिया हुआ है TORSO, फोर्थ दिया हुआ है TORQUE, फिफ्थ दिया हुआ है TORTUOUS। ठीक है, अब इसके आंसर्स में देगा, पहला ऑप्शन आपको दे देगा वो 4 2 3 1 5, दूसरा ऑप्शन देगा 3 2 4 1 5, तीसरा ऑप्शन देगा 2 3 4 5 1, चौथा देता है 4 3 2 1 5। ठीक है, अब बस देखो, बताइए आंसर क्या होगा, चेक करो। इन 4 ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, सीक्वेंस कौन सा करेक्ट होगा, ये आपको बताना है। तो अब एक बार चेक करो आप। नेहा जी आप थोड़ा लेट हो गए। जी सर। 2 टॉपिक, मतलब एक टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, दूसरा भी कंप्लीट होने ही वाला है। अब तो बस प्रैक्टिस करा रहे हैं, क्योंकि 2 टॉपिक का सोचा था कि 2 टॉपिक कराएंगे आज मैथ के अंदर। जी सर। ठीक है, ऑप्शन बता रहे हैं सेकंड आएगा। ठीक है, देखो अब यहाँ पे
फर्स्ट। तो देखो समझो, पहले करना क्या है, इनको अरेंज करना है अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी ऑर्डर। तो देखो पहले सिमिलर वर्ड्स देखो, सिमिलर कहाँ कहाँ तक सिमिलर आ रहा है। मान लीजिए टी ओ आर टी ओ आर टी ओ आर टी ओ आर टी ओ आर, सब कुछ कॉमन है, मतलब 3 लेटर तो कॉमन ही है। 3 के आगे बढ़ो, 3 के आगे आएंगे तो यहाँ दिया हुआ है टी, यहाँ दिया हुआ है फिर से आर, यहाँ पे दिया हुआ है एस, यहाँ पे दिया हुआ है क्यू, यहाँ पे दिया हुआ है यू, सॉरी टी दिया हुआ है 3rd नंबर पे, है ना। 3rd के बाद क्या आएगा, टी आएगा। तो अब देखो आप, जो 4th प्लेस हमको चेक करना है, 4th प्लेस चेक किया तो एक जगह टी आ रहा है, एक जगह आर आ रहा है, फिर एस आ रहा है, क्यू आ रहा है, टी आ रहा है। अब देखो हमें सोचना ये है कि इस टी आर एस क्यू और टी में पहले कौन आता है, तो क्यू आता है पहले, मतलब चौथा वाला पहले आ जाएगा। बात समझ में आई। अब उसके बाद देखो क्यू के बाद क्या आता होगा, क्यू के बाद अगर हम इनको चेक करें तो पी क्यू आर एस, तो यानी आर वाला पहले आएगा, यानी दूसरे नंबर वाला पहले आएगा। तो 4 2, बस इतने से हमारा आंसर निकल आया। देखो 4 2 किससे, कौन सा स्टार्ट हो रहा है, 4 2 से स्टार्ट हो रहा है पहला वाला, तो 4 2 3 1 5। अब देखो जब भी हमारे पास ऑप्शन होते हैं ना, तो पूरा मेहनत नहीं करनी है, बस ऑप्शन देखते हुए चलना है। 4 से हमें आंसर नहीं निकल सकता था क्योंकि 4 2 में आ रहा है स्टार्टिंग में, तो इसलिए हमने 2 निकाल लिए और हमारा आंसर आ गया, बस इतना हमारा आंसर है। तो देखो कितना टाइम लगा आपको, मुश्किल 10 सेकंड या 12 सेकंड में कंप्लीट हो जाएगा। ये तो मैं बोल रहा हूँ इसलिए थोड़ा टाइम ज़्यादा लग रहा है, अगर आप बिना बोले करोगे तो फटाफट आपका आंसर निकल आएगा। अरेंज करना था हमें डिक्शनरी ऑर्डर के अकॉर्डिंग। डन। एक क्वेश्चन और करा दें। देखिए आप लिख लो। हाँ सर, और एक ऐसा वाला करा दो ना। हाँ जी करा रहे हैं। देखिए के एन ओ डब्ल्यू पहला, दूसरा लिखिए के एन ओ बी, थर्ड लिखिए के एन आई टी, फिर लिखिए सी एन ए सी के। ठीक, अरेंज करो इनको, कौन पहले कौन बाद में। तो करना कैसे है, सबसे पहले चेक करो फर्स्ट अल्फ़ाबेट। फर्स्ट अल्फ़ाबेट यहाँ पे भी के है, के है, के है, के, यानी सब जगह कॉमन तो अरेंज नहीं कर सकते। दूसरा देखो एन है, एन है, एन एन, दूसरा भी कॉमन है। तीसरे पे आ जाओ, यहाँ पे दिया हुआ है ओ, यहाँ दिया हुआ है ओ, यहाँ दिया हुआ है आई और यहाँ दिया हुआ है ए। तो अगर हम बात करें कि ओ आई और ए में पहले कौन आएगा, तो आएगा पहले क्या, सी एन ए सी के आएगा, यानी ये हो चुका। अब आइए आई और ओ में पहले कौन आएगा, आई पहले आएगा, तो अगला हो जाएगा के एन आई टी। फिर अगला देखो, अब इसमें भी ओ आ रहा है, इसमें भी ओ आ रहा है, यानी ओ से तो, क्योंकि ये दोनों तो हो चुके, अब ये 2 बचे हुए थे, तो इसमें दोनों में 3rd पोजीशन पे क्या है, ओ ओ है। तो हमें देखना है 4th पोजीशन। 4th में यहाँ पे डब्ल्यू और यहाँ पे बी, तो हमको मालूम है क्या आएगा अगला, के एन ओ बी और फिर आए के एन ओ डब्ल्यू। डन। क्या करना होता है, समान जहाँ पर भी सिमिलर लेटर्स होते हैं वहाँ तक रुकना है, और जैसे ही डिफरेंट लेटर आया उसका चेक करना है हमको सीक्वेंस, कि वो पहले आता है बाद में आता है। तो ये होगा हमारा डिक्शनरी अरेंजमेंट। अब इस पर जितना भी आपको क्वेश्चन करने हो कर सकते हो, मतलब बहुत इजी चीज़ें हैं। हाँ जी, तो वेन डायग्राम और डिक्शनरी अरेंजमेंट में किसी को कोई दिक्कत? हाँ जी बताइए। ठीक है, तो ये 2 चीज़ें हो गई। अब हमारा जो इसमें आपको ध्यान होगा, मैं आपको ज़रा एक बार रिकॉल करा देता हूँ चीज़ें। जो आपका सी सेट होता है ना, सी सेट के पेपर में क्या क्या आता है, आइडिया है? ठीक है, नहीं आइडिया तो बता दो मैं लोगों को। पहला तो आता है एक रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं, जो भी हम लोग कर रहे थे, ठीक है ना। दूसरा आता है बेसिक मैथ्स। बेसिक मैथ्स मतलब 10th क्लास तक की मैथ्स, वो भी हल्की वाली है ना, बेसिक मैथ्स। और फिर 3rd जो आता है, इसमें आएगा कुछ कॉम्प्रीहेंशन। कॉम्प्रीहेंशन समझते हो आप लोग, पैसेज। अब कॉम्प्रीहेंशन में क्या आएगा, इंग्लिश का पैसेज आएगा, उसमें से आंसर आपको सर्च करके लिखने होते हैं, यानी कुछ इंग्लिश आपको आनी चाहिए। अब कोई भी टॉपिक है ना, छोड़ नहीं सकते हो आप, क्योंकि छोड़ दोगे मालूम पड़ा बाकियों में नंबर आ ही नहीं रहे, और एक
कुछ चीज़ें छोड़ी हुई है तो मालूम पड़ा पूरा का पूरा डब्बा गोल हो गया। और कुछ होते हैं डिसीजन मेकिंग के क्वेश्चंस। फोर्थ टाइप क्या है? डिसीजन मेकिंग। डिसीजन में क्या नहीं, कुछ कंडीशंस दी हुई होंगी, उसके अकॉर्डिंग आपको डिसीजन लेना होगा कि क्या सही और क्या गलत। तो ये कितनी कैटेगरी हो गई? 4 कैटेगरी हो गई। इन 4 कैटेगरी के हमारे पास क्वेश्चन आते हैं। इसमें से हमने सिर्फ एक टॉपिक छोड़ दिया जाए, क्या रीजनिंग के अंदर सिर्फ एक टॉपिक छूटता है, वो है सिलॉग्स। ये हम लोग करेंगे, इसलिए बोलते हैं साइलोगिज्म, थोड़ा बाद में करेंगे, क्योंकि कई बार होता क्या है, लोगों का दिमाग घूम जाता है ये वाला टॉपिक पढ़कर। अदरवाइज हमने रीजनिंग के मोस्टली चीज़ें कर ली है। जैसे हमने वाटर इमेज, मिरर इमेज कर लिया था, है ना। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि हमने क्या क्या कर लिया है। ये इंडेक्स है आप लोगों की। तो हमने सबसे पहले कुछ बेसिक कैलकुलेशंस की थी, फिर कैलेंडर किया था, डायरेक्शन सेंस कर लिया, फिगर जो डायग्राम्स जैसे वाटर इमेज, मिरर इमेज, इनकम्प्लीट फिगर्स वो कर लिए, कोडिंग डिकोडिंग हो गई, पजल्स नंबर्स फाइंड आउट करने वाला काम कर लिया, फिगर काउंटिंग मतलब कितने ट्राइंगल कितने रेक्टेंगल होंगे वो काउंट करने का काम कर लिया हमने, क्लासिफिकेशन जिसमें हमने कुछ नंबर्स दिए थे, यहाँ पे इनको अरेंज करना था लॉजिकल ऑर्डर में, ठीक है, ऑड मैन आउट कौन सा डिफरेंट है वो सब कुछ किया, क्यूब एंड डाइस इसमें क्यूब कितने हैं, फेस कितने होंगे, कॉर्नर क्या होगा, ये सब कुछ रैंकिंग निकालने का काम कर लिया, वेन डायग्राम और डायरेक्शन सेंस हमने डिक्शनरी ये कर लिए। तो बेसिक जो रीजनिंग वाला काम है ना वो हमारा हो गया यूपीएससी के हिसाब से। कुछ चीज़ें होंगी और धीमे धीमे हम लोग करा देंगे आपको, लेकिन एक बड़ा पोर्शन जो हमें रीजनिंग का करना था वो कर लिया। अब चीज़ स्टार्ट होती है बेसिक मैथ्स की। तो आप देख लो कि आपको बेसिक मैथ्स सीख तो कराएंगे। अब इसमें जो चीज़ें आ रही है ना कि इंग्लिश वाली, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, इंग्लिश और हिंदी का पैराग्राफ आते हैं उसके अंदर 2 सीसेट के अंदर। तो उसके लिए क्या करना होगा, आपको कोई सा भी पेपर पढ़ना स्टार्ट कर दो आप लोग सीसेट के लिए। मतलब जो हिंदू पढ़ रहे हो ना बेसिकली, तो वही हिंदू पढ़ते रहो, उसमें से कोई भी एक पैराग्राफ हर दिन ले लो और उनकी क्या करना, वर्ड मीनिंग याद करना स्टार्ट करो, मतलब उनका मीनिंग क्या क्या होता है। तो उसके लिए कॉपी बना लो। कॉपी में करो क्या, ऐसे कुछ पढ़ा आपने, उसका मीनिंग आपको नहीं आता, उस कॉपी में लिख लो उस वर्ड को और उसका मीनिंग लिख लो। तो मीनिंग भी 2 तरीके से लिख सकते हो आप लोग, इंग्लिश टू इंग्लिश और इंग्लिश टू हिंदी। तो अगर इंग्लिश में कोई वर्ड लिखा है तो उसका पहले मीनिंग इंग्लिश में ही लिखो, फिर उसका ब्रैकेट में हिंदी में मीनिंग लिख लो, है ना। इस तरीके से कॉपी मेंटेन करो आप लोग, तो उससे आपका जो कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट है ना पूरा हो जाएगा। इसके अलावा क्योंकि कॉम्प्रिहेंशन थोड़ा सा करवाना है तो प्रैक्टिस करा देंगे 20-30 कॉम्प्रिहेंशंस की आपको, मतलब उस पैराग्राफ दे देकर उनमें से आंसर ढूंढने का तरीका बता देंगे कैसे ढूंढते हैं और किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो वो कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट कराएंगे, बट वो बाद में कराएंगे, क्योंकि तब तो इंग्लिश पढ़ते पढ़ते आप लोग अपने आप ही सीख जाओगे इंग्लिश और हिंदी की कैसे उनको सॉल्व करने होते हैं। ठीक है, तो अगली क्लास से हम लोग जो स्टार्ट करेंगे वो स्टार्ट करेंगे हम लोग बेसिक मैथ्स। बेसिक मैथ्स कौन होता है, जो हम लोग 10th क्लास तक मैथ्स पढ़ी है वो। तो कितने लोगों को मैथ्स से बहुत ज़्यादा डर लगता है? हालांकि मेंटल एबिलिटी ये जो भी हम लोग कर रहे थे ना सीसेट, ये भी वही होती है, लेकिन इसमें थोड़ा हल्का होता है पैटर्न। अब हम जो करेंगे आगे वो प्रॉपर मैथ्स के टॉपिक्स होंगे जो 10th तक आपने कभी पढ़ा होगा। कोई है जो बहुत ज़्यादा डरता हो मैथ्स से? जी सर। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है, भगवान में भरोसा रखो, अच्छा होगा कुछ ना कुछ। अच्छा, 2 लोगों के आंसर आ गए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सीख जाओगे, है ना। इतना भी डिफिकल्ट नहीं है, बिल्कुल बेसिक वाले क्वेश्चन आएंगे, बिल्कुल छोटे बच्चों वाले, 10th क्लास से भी छोटे। और वैसे भी आप लोग 10th 12th तो पढ़कर आ ही गए हो, कर लोगे अब। सर। हाँ जी सर, रीजनिंग में अब बस एक ही टॉपिक रह गया है ना, वो सिलोजिज्म वाला। हाँ, एक ही रह गया है, बाकी जितने भी टॉपिक आएंगे वो आप कर पाओगे। वैसा कुछ बचा नहीं है कि जो करवाने लायक हो। बाकी आप बुक सॉल्व करो, है ना, जो भी बुक में डाउट आता है पूछिए। तो सर ये वाला टॉपिक भी करवा दीजिए ना। कौन सा वाला? ये जो रह रहा है सिलोजिज्म वाला। क्योंकि समझ में नहीं आएगा ना, इसलिए नहीं करा रहे। ओके सर। पहले आप इतनी प्रैक्टिस तो कर लो। क्या आपने प्रैक्टिस कर ली बाकी सारे टॉपिक्स की बुक से, जो बुक दी हुई है आपको? हाँ जी। हाँ। अच्छा जी, तो जरा बताओ, जरा कैलेंडर कराया था, तो कोड बता दो आप कैलेंडर का। एक टॉपिक कराया था कैलेंडर, देखो मैं दिखा देता हूँ आपको कहाँ कराया था हमने। ये देखो, ये कराया हुआ है कैलेंडर, सेकंड टॉपिक। उसमें एक कोड लिखवाया था, वो कोड बताओ जरा। ऐसे ही लाइन से बोल दो सर। हाँ। 144 0 25 0 36 14
6। अच्छा, बताओ जरा, समझा दो फिर पैटर्न। कॉपी खोल ली इतनी जल्दी? अच्छी बात है। हाँ चलो बताओ, उसमें वो बताओ कैसे निकालते हैं डेट। डेट वगैरह सर? अरे डेट से डे निकालते हैं ना, डेट से डे निकालते हैं, कैसे निकालते हैं? डेट से डे? यही तो काम था, डेट से डे निकालने का काम तो था ये। सर आपने कितने दिन पहले करवाया था, मैंने तब पढ़ा था, अब मैं भूल गई हूँ, रिवीजन की जरूरत है। वही चीज़ बता रहे थे आपको अभी हम, कि जितना पढ़ा दिया है ना उसको रिवाइज कर लो पहले, ओके। फिर करा ओके देंगे। सर। क्योंकि मेरे को मालूम है ना, उस चीज़ को कराने के लिए थोड़ा सा आपको डेवलप होना जरूरी है। माइंड अभी डेवलप हुआ नहीं उतना, अभी मैं कराऊंगा फिर कोई मतलब नहीं निकलेगा, फिर दोबारा कराना पड़ेगा। तो पहले थोड़ा सा क्वेश्चंस कर लो आप लोग। तो जितने भी टॉपिक हो गए ना उन्हें क्वेश्चंस करिए, और एटलीस्ट 50-50 क्वेश्चन करिए आप हर टॉपिक के। आते हो तब भी 50 क्वेश्चन करिए, तो उसमें थोड़ी आपको जो एक डेवलप होता है ना, माइंड डेवलप होता है, वो धीमे धीमे डेवलप हो जाएगा। ठीक है? हाँ बिल्कुल नहीं की होगी अटेंड क्लास, ठीक है, कुछ लोग होंगे जिन्होंने अटेंड नहीं की होगी, करवाएंगे उनको दोबारा से करवाएंगे ना। काफ़ी टाइम मिलेगा सी सेट के लिए, हो जाएगा हमारा आराम से। सी सेट के लिए परेशान मत होइए आप लोग, ठीक है? सिलेबस इतना ज़्यादा है नहीं, और जो चीज़ें हैं वो ईजी हैं, बहुत बेसिक लेवल की हैं। ठीक है? तो बस बाकी बुक देख लो आप, बुक आपको मिली टेलीग्राम पे है, सभी लोग टेलीग्राम पर होंगे, है ना? क्या बोल रहे हैं, कल भी है? हाँ कल भी है, लेकिन कल करंट अफेयर पढ़ाएंगे ना। सी सेट बस 2 दिन बहुत है, 2 दिन में हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है? आप लोग टेलीग्राम पर जाइएगा, टेलीग्राम पे 2 बुक पढ़ी हुई होंगी रीजनिंग की, एक तो पैरामाउंट के कोचिंग की होगी, और एक होगी शायद किरण की बुक, है ना? उनकी पीडीएफ पड़ी हुई है, अगर आपके पास कोई पीडीएफ है तो वो सॉल्व कर लो, अदरवाइज ये पीडीएफ सॉल्व कर लेना। ठीक है? टेलीग्राम ग्रुप पर है, ऊपर आप स्क्रॉल अप करिएगा, मिल जाएंगी आपको। ठीक है? और थोड़ी मेहनत करना, ढूंढना ऊपर, है ना, 2-4 स्क्रॉल करना पड़ेगा, ऊपर मिल जाएगा आपको। बस इतना ही रखेंगे, बाकी सो जाओ दोबारा से जल्द। आपसे एक बात पूछ रही। हाँ जी पूछिए। सर जो आपने ये टेस्ट कहा है कि हिंदी वालों का 1 तारीख को और इंग्लिश वालों का 15 तारीख को, जनवरी को। सर और जो शुरू से मतलब कि जिन्होंने शुरू से इंग्लिश को भी पढ़ा, सर वो तो दे सकते हैं ना टेस्ट? अरे मेरा हिंदी से कहने का मतलब ये था कि उसमें हिंदी में लिखा हुआ होगा, बाकी टेस्ट तो अगर हिंदी मीडियम वाले इंग्लिश वाला देना चाहे दे दो। ठीक है? बस उसमें इंग्लिश में लिखा होगा, बस ये मत बोलना कि हिंदी में नहीं लिखा हुआ सर इसलिए नहीं दे रहे हम लोग, इसलिए मैंने पूछ रही थी, मैं तो दे सकती हूँ ना सर टेस्ट? अरे बिल्कुल सभी लोग, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। थैंक यू। ठीक है डन। तो बस 2 टॉपिक कराने थे आज, 2 टॉपिक वो डन। बाकी अपनी देखो मेन चीज़ क्या है ना, जो पढ़ लिया है वो आपको आना चाहिए, मेरे कराने से कुछ नहीं होगा। मेन चीज़ है कि आप कितना आता है, क्योंकि पेपर आपको देना है। तो वो चीज़ें जो कर चुके हैं उनको सीखो, इनकी प्रैक्टिस करिए, क्योंकि नंबर आपको 100% नहीं लेके आने होते हैं। नंबर 70% भी ले आओगे ना तो सिलेक्शन पक्का है, क्योंकि 50% के आसपास सिलेक्शन हो जाता है। तो जो पढ़ा दिया गया है वो पूरा कंप्लीट आप अपनी तरफ से कंप्लीट कर लो, उसको सीख जाओ। डन। तो बस इतना ही है, और अगर आप जैसे भी आपको करना है वैसे कर सकते हो प्रैक्टिस। बुक आपको दी हुई है पहले से ही, और वही नाइट में क्लासेस होंगी हिंदी मीडियम वालों की 8:30 और वो 9:45। बस ध्यान ही रखना जितना कराया जा रहा है ना वो करते जाओ, भले ही अभी यहाँ पे धीमे धीमे लगेगा, लेकिन यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा, आपका कंप्लीट नहीं हो पाएगा सिलेबस, तो आपको साथ के साथ करते रहना है। ओके सर। हाँ जी। सर टेस्ट किसका हो रहा है? नहीं आपका बिल्कुल टेस्ट नहीं हो रहा है, आप आराम करें। ठीक है? अभी नहीं है, 15 जनवरी को है और 1 फरवरी को है। 15 जनवरी को उन लोगों का जो पहले से पढ़ रहे हैं, 1 फरवरी को उन लोगों का होगा जो अभी स्टार्ट किया है इस महीने इन द सेंस अभी 20 तारीख के बाद। ठीक है? सर। हाँ जी बोलें। सर तुम आज तक ये पढ़ाए थे ना मैथ्स का, उसका नोट्स मिलेगा? मैथ्स ये जो कराया हुआ है इसकी बुक दी हुई है भाई, पूरी की पूरी। नोट्स की कह रहे हो तो पूरी बुक दी हुई है। टेलीग्राम पे सर? हाँ जी टेलीग्राम पे। थैंक यू सर। ठीक है ओके चलो, गुड नाइट, सो जाइए। थैंक यू सर। ओके।